बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है युगों का दौर। और इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनमें से कुछ का भावार्थ हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जिस शीर्षक के अंतर्गत हम भावार्थ देखेंगे वो है भारत का विदेशी व्यापार। और ये जो शीर्षक है वो इस पाठ का 9वां भाग होगा। तो आइए देखते हैं दूसरे देशों में भारत का व्यापार जो है वो किस हद तक फैला हुआ था और इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमें क्या बता रहे हैं। तो आज का शीर्षक है भारत का विदेशी व्यापार। जैसा कि हमें पता है कि समय समय पर भारत से जो व्यापारी होते थे वो दूसरे देशों में जाकर के अपना व्यापार वहां पर फैलाते थे। तो इसी सिलसिले में किन किन देशों में किन चीजों के व्यापार किए जाते थे, ये सारी बातें हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। भारतीय व्यापार का विस्तार। धीरे धीरे भारत अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी अपना व्यापार फैला रहा था। ईस्वी के पहले 1000 वर्षों में जो प्रारंभिक समय था, उस समय 1000 वर्षों के अंदर भारत का व्यापार किन देशों में और किस तरह से फैला था, इसके बारे में बताया गया है। भारत का व्यापार दूर के देशों तक फैला था। भारतीय व्यापारी जो हैं वो दूर देश की यात्राएं करते थे और वहां पर अपना व्यापार वो फैलाते थे। विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण। यहाँ पर भारत में जो चीजें बनती थी उन्हें लेकर के बड़े बड़े जहाजों में भारतीय व्यापारी विदेशों में जाते थे और वहाँ के बाजारों में वहाँ के लोगों के साथ वो व्यापार किया करते थे। और यहाँ की जो चीजें हैं वो विदेशों में बहुत पसंद की जाती थी और इस तरह से विदेशी जो बाजार थे वहाँ पर भारतीय व्यापारियों का पूरा नियंत्रण हो चुका था, पूरा कंट्रोल हो चुका था। पूर्वी समुद्र के देशों पर भारत का प्रभुत्व। हर दिशा में भारतीय व्यापारी बड़े बड़े जहाजों से देशों की यात्रा करते थे। तो पूर्वी देशों में भी इसी तरह से भारतीय व्यापारी समुद्री यात्राएं करके गए थे और वहां पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था। उन बाजारों में भारतीय व्यापारियों के जो सामान थे, जो वो यहाँ से सामान ले जाते थे व्यापार के लिए, उन सारी चीजों को बहुत पसंद किया जाता था और उनका बहुत ज्यादा व्यापार होता। यह विस्तार भूमध्य सागर तक भी था। यहाँ पर भूमध्य सागर तक भी ये जो विस्तार था, ये जो देश थे भूमध्य सागर की तरफ जो पड़ते थे देश, वहां के देशों में भी भारतीय व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए जाते थे। आगे है, अब किन चीजों का व्यापार किया जाता था। कुछ ऐसी खास चीजें थी जो विदेशों में बहुत पसंद की जाती थी। वो कौन कौन सी चीजें थी और किन चीजों का भारतीय व्यापारी व्यापार किया करते थे, आइए देखते हैं। पहला है भारतीय कपड़ा उद्योग। उस समय भी भारतीय कपड़ा उद्योग बहुत विकास कर रहा था और तरह तरह के कपड़े यहाँ पर बनाए जाते थे, बुने जाते थे और उनकी बहुत मांग थी विदेशों के बाजार में। प्राचीन काल से कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था। शुरू से ही जो कपड़ा उद्योग था हमारे देश का वो बहुत ज्यादा विकास कर रहा था, बहुत ज्यादा विकसित था। दूर के देशों में भारतीय कपड़ों का निर्यात। दूर दराज के देशों में भी भारतीय कपड़ों की बहुत मांग थी और जो कपड़ा व्यापारी थे वो तरह तरह के कपड़े लेकर के व्यापार के सिलसिले में उन देशों में जाया करते थे। रेशमी कपड़ा भी काफी समय तक बनाया जाता था। यहाँ पर रेशम के जो कपड़े थे उन्हें भी बनाया जाता था और उनका भी व्यापार किया जाता था। लेकिन रेशमी कपड़ों के बारे में एक जो चीज बताई गई है वो यह है कि लेकिन चीन के मुकाबले रेशमी कपड़ा कम अच्छा था। लेकिन हमारे जो रेशमी कपड़ों की जो गुणवत्ता थी, उनकी जो क्वालिटी थी, वो चीन के मुकाबले कम थी, क्योंकि चीन में ही इस तरह से रेशमी कपड़ों को बनाना शुरू किया गया था। इस तरह से चीन में जो रेशमी कपड़े बनाए जाते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे। चीन से रेशम का आयात भारत में किया जाता था। यहाँ पर रेशम के कीड़े से रेशम निकालने की जो प्रक्रिया थी उसमें यहाँ पर लोगों को कम ज्ञान, तो यहाँ पर चाइना से रेशम का आयात किया जाता था, रेशम वहां से खरीदा जाता था। यह आयात 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था और यह जो था रेशम से कपड़े बनाने के बारे में हमारे भारतीय लोगों को भी या बुनकरों को भी काफी जानकारी थी। चूंकि यहाँ पर उतने अच्छे रेशम जो धागे थे उनका उत्पादन लोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए चीन से रेशम का आयात किया जाता था और उन्हें खरीदा जाता था। और यह जो चीन से खरीदा जाता था रेशम, वो 4वीं शताब्दी से ही ये शुरू हो गया था। इसके बाद भारतीय कपड़ा उद्योग के बारे में कुछ और बातें बताई गई हैं जो कि इन बिंदुओं के अंतर्गत हम देखेंगे।
भारतीय रेशम उद्योग में विकास किया जाने लगा। यहाँ पर चीन से रेशम का जो धागा था वो खरीदा जाता था और भारत में रेशम उद्योग में भी विकास लगातार हो रहा था। लोग अच्छे से अच्छे रेशम के धागे और रेशम से जो बनने वाले कपड़े थे उनकी गुणवत्ता में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा था। चीन के मुकाबले यह विकास अभी भी कम था, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी अगर भारत में बनने वाले रेशम के कपड़ों की तुलना चीन के बनने वाले कपड़ों से की जाती थी तो उसके मुकाबले हमारी जो गुणवत्ता थी कपड़ों की वो अभी भी कम ही थी। तो चीन की तरह उतने सुंदर रेशम के कपड़े अभी भी हमारे कारीगर बनाने में असफल थे। कपड़े रंगने की कला में अत्यधिक प्रगति, लेकिन दूसरी तरफ कपड़ों को रंगने की जो कला थी उसमें हमारे कारीगर काफी प्रगति कर रहे थे। तरह तरह के नए नए तरीके निकाल रहे थे कपड़ों को रंगने के लिए। पक्के रंग तैयार करने के खास तरीकों की खोज की गई। यहाँ पर किस तरह से किन चीज़ों को मिलाकर पक्के और गहरे रंग बनाए जाएं, इन चीज़ों की लगातार खोज हो रही थी और तरह तरह के रंगों की इजाद भी लोग कर रहे थे। खास किस्म का नीला रंग बनाया गया और इसी दौरान एक खास किस्म का नीला रंग बनाया गया। नीले रंग की खोज की गई जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं और इस नीले रंग को अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। इंडिगो शब्द जो है वो इंडिया से आया है, क्योंकि इस नीले रंग की खोज भारत में की गई थी, इसीलिए उसे इंडिगो नाम दिया गया। अंग्रेजी शब्द यूनान से आया है, लेकिन यह जो इंडिगो शब्द है ये असल में यूनान से लिया गया है। भारतीय कपड़ों के बाद रसायन पदार्थ का मतलब है जो केमिकल्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था। तरह तरह के रसायनों की खोज की जा रही थी, तरह तरह के केमिकल्स की खोज की जा रही थी। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में रसायन शास्त्र का विकास हुआ। यहाँ पर ईसवी सन की जो प्रारंभिक वर्ष थे उस वक्त रसायन शास्त्र जो है उसका विकास धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि तब तक काफ़ी सारे रसायनों की खोज यहाँ पर भारत में कर ली गई थी। तो इसी के अंतर्गत रसायन शास्त्र जो है उसका विकास भी धीरे धीरे होने लगा। अन्य देशों की तुलना में भारत में यह विकास अधिक हुआ और अगर भारत की तुलना अन्य देशों से की जाए तो यहाँ पर भारत का ज्ञान जो है वो रसायन शास्त्र में कहीं अधिक था। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने दूसरे देशों की अपेक्षा ज्यादा विकास किया था। तीसरा है भारत में फौलाद की उपयोगिता। अब धीरे धीरे जो भारत है विकास करता जा रहा था और एक और जो नई चीज का व्यापार भारत करता था वो था फौलाद। फौलाद का मतलब है एक अलग तरह का लोहा, एक विशेष प्रकार का लोहा। तो अब मेटल्स जो थे उनकी भी खोज की जा रही थी। अलग अलग तरह के जो मेटल्स थे उनके बारे में भी भारतीय लोगों को पूरा ज्ञान था। इसके अंतर्गत और क्या बिंदु दिए हुए हैं आइए देखते हैं। भारतीय फौलाद को ताव देना जानते थे। जो भारतीय लोग थे फौलाद, एक विशेष प्रकार का जो लोहा है उसे किस तरह से ताव देना, ताव मतलब यहाँ पर गर्म करना, गर्म करके कैसे उसे अलग अलग रूपों में आकारों में ढाला जाता है, इस कला में भारतीय जो है वो बिल्कुल माहिर हो चुके थे। भारतीय फौलाद और लोहे को दूसरे देश में काफ़ी पसंद किया गया। यहाँ पर फौलाद जो कि एक विशेष प्रकार का लोहा होता है और एक जो सामान्य तरह का लोहा होता है, इन दोनों ही जो मेटल्स थे, इन दोनों ही जो धातु थे, इन्हें दूसरे देशों में काफ़ी पसंद किया जाता था और भारतीय लोग जो थे इनका व्यापार भी किया करते थे। इसका इस्तेमाल युद्ध के कामों अर्थात हथियार बनाने में किया जाता था। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा विदेशों में पसंद किया जा रहा था क्योंकि ये काफ़ी मजबूत था और साथ ही साथ इसका जो उपयोग था वो युद्ध के कामों में और युद्ध में जो प्रयुक्त होने वाले जो हथियार होते हैं उनको बनाने में फौलाद और लोहे का उपयोग किया जाता था। भारतीयों को और बहुत से धातुओं की भी जानकारी थी। यहाँ पर फौलाद और लोहे के अलावा बहुत सारे ऐसे धातु थे जिनकी जानकारी भारतीयों को पहले ही हो गई थी। उन धातुओं का इस्तेमाल भी किया जाता था और उन धातुओं का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। कुछ धातु तो ऐसे थे जिनका बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसको देखते हुए अलग अलग चीज़ों में उन्हें ढाल करके उनको रूप दिया जाता था। लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसमें इन धातुओं का उपयोग किया जाता था, वो था औषध विज्ञान। दवाइयों को बनाने में भी अलग अलग तरह के धातुओं का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर
धातुओं के मिश्रण से औषधियां बनाई जाती थी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे धातु हैं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इस तरह के जो धातु थे उन्हें मिलाकर उसके भस्म मतलब उसके पाउडर को मिला करके इस तरह की दवाइयां भी बनाई जाती थी। और यहाँ पर औषधियों के बारे में और औषध विज्ञान के बारे में भी कुछ बिंदु बताए गए हैं। आसव और भस्म बनाना भी भारतीय लोग खूब जानते थे। आसव का मतलब होता है वाइन, शराब। तो यहाँ पर शराब बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में भी भारतीयों को अच्छी खासी जानकारी थी। और साथ ही साथ भस्म, अलग अलग धातुओं को मिला करके, अलग अलग चीजों को मिला करके जो ये भस्म बनाई जाती थी, पाउडर बनाया जाता था, इसकी भी भारतीय लोगों को काफी अच्छी जानकारी थी। औषध विज्ञान काफी विकसित था। जो दवाइयों का ज्ञान था, औषधियों का जो लोगों को ज्ञान था, ये काफी विकास कर रहा था, काफी विकसित था। इसके साथ अब यह बताया गया है कि मध्य युग में औषध विज्ञान में काफी प्रयोग किए गए। मध्य युग का मतलब होता है प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का समय। तो मध्य युग में औषध विज्ञान में काफी अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे थे। भारतीय लोग थे वो इस क्षेत्र में अलग अलग तरह की दवाइयां बनाने के लिए वो अलग अलग तरह के प्रयोग भी कर रहे थे। ये प्रयोग प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। अब ये जो प्रयोग थे, जो प्राचीन ग्रंथ थे, हमारे प्राचीन पुस्तकें थी, उसमें जो औषध विज्ञान के बारे में जो चीजें लिखी गई थी, उसकी सत्यता को परखने के लिए और उनकी सहायता लेकर के अलग अलग तरह के औषधियां बनाने के लिए इस तरह के प्रयोग जो है वो किए जा रहे थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन। यहाँ पर उस वक्त लोगों को शरीर रचना मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, जो हमारे शरीर की जो बनावट है उसके बारे में, और साथ ही साथ शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी, हमारे शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं उसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से ज्ञान था और उस चीज का अध्ययन भी लोग करते थे। बहुत पहले ही रक्त संचार की बात वे जानते थे और ये ज्ञान भी उन्हें था कि हमारे शरीर में बहुत ही पतली पतली नाड़ियां हैं, नसें हैं, जिनमें कि रक्त का संचार होता है। तो रक्त के संचार का जो विज्ञान था, इसके बारे में भी उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। तो यहाँ पर धातुओं के बारे में और औषध विज्ञान के बारे में भारत किस तरह से विकास कर रहा था, इसके बारे में ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। भारतीयों के खगोल शास्त्र का ज्ञान। खगोल शास्त्र के अंतर्गत आकाशीय पिंड जैसे कि प्लैनेट्स हैं, हमारे मून है, सन है, स्टार्स हैं, इन सभी चीजों की जो स्थिति है, उनकी गति है, इन सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। तो उस विज्ञान को खगोल शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पर भारतीयों को खगोल शास्त्र के बारे में क्या ज्ञान था, आकाशीय पिंडों के बारे में, अंतरिक्ष में जो होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में भारतीयों को कितना ज्ञान था। प्राचीनतम विज्ञान, ये हमारे देश का प्राचीनतम विज्ञान था। मतलब बहुत पहले से ही लोगों को ग्रह नक्षत्रों के बारे में, सूर्य चंद्रमा के बारे में, और साथ ही साथ और अलग अलग तरह के ग्रह हमारे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। विश्वविद्यालयों में विषय के रूप में पढ़ाया जाता था और ये जो खगोलीय शास्त्र का जो ज्ञान था वो बच्चों को विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में पढ़ाया भी जाता था। ज्योतिष विज्ञान को भी इसमें मिला दिया गया। ज्योतिष विज्ञान का मतलब है एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर ज्योतिष विज्ञान को भी बाद में खगोल शास्त्र के साथ ही मिला दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जो जन्म है वो किसी न किसी ग्रह और नक्षत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी चीज को देखते हुए जो ज्योतिष विज्ञान है उसे भी खगोल शास्त्र के साथ मिला दिया गया। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया। यहाँ पर ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, उनकी गति होती है, वो अपना जब स्थान बदलते हैं, इन सारी चीजों का गहन अध्ययन किया गया और साथ ही साथ एक अलग तरह का ग्रह पत्र तैयार किया गया। ग्रह पत्र मतलब ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी देते हुए एक पंचांग, ये जो ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी जो देता है उसे पंचांग कहते हैं। तो एक इस तरह की पंचांग की रचना की गई जिसे कि आज तक हम प्रयोग करते हैं, आज तक वह प्रचलित है। आज भी जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है या कोई शुभ कार्य होता है तो उसी चीज को देख करके ये बताया जाता है कि आपके जन्म का जो समय है उसके साथ किस तरह के ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है और जो कार्य किया जा रहा है वो लाभकारी होगा या नहीं। तो इस तरह की जो चीजें हैं आज भी हम इन्हें ग्रह नक्षत्रों से जोड़ते हैं और आज भी इन्हें हम मानते हैं और साथ ही साथ यह आज भी प्रचलित। इसी के साथ समुद्री यात्रियों के लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। ये माना जाता है कि पहले के जो समुद्री यात्री होते थे, ग्रहों की स्थिति, तारों की स्थिति, इन सभी चीजों को देख करके ही वो अपनी यात्राएं पूरी करते थे। साथ ही साथ वो जो चीजें हैं वो उन्हें दिशा निर्देश भी देती हैं, दिशाओं का ज्ञान भी देती हैं। तो इसीलिए ये माना जाता था कि जो समुद्री यात्री होते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान उन्हें होना ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता था।
इससे दिशाओं व मौसम की जानकारी प्राप्त होती थी। वायुमंडल में होने वाले जो परिवर्तन थे उन्हें महसूस करके, उन्हें देख करके उन्हें पता चल जाता था कि इस यात्रा के दौरान मौसम किस तरह से बदलने वाला है। साथ ही साथ तारों की जो स्थिति थी या उनकी गति थी उसे देख करके उन्हें दिशाओं का ज्ञान होता था, डायरेक्शंस के बारे में पता चलता था। तो इसीलिए पहले समुद्री यात्राओं में जो भी लोग जाते थे उन्हें खगोल शास्त्र का ज्ञान उनके लिए होना बहुत ही आवश्यक माना जाता था। भारत की विश्व को अनुपम देन, और ये जो खगोल शास्त्र का जो ज्ञान है जो भारत ने दूसरे देशों को भी दिया है, ये ऐसा माना जाता है कि भारत द्वारा दिया गया एक अनोखा तोहफा है पूरे विश्व को। इसके साथ धीरे धीरे भारत ने और भी अलग क्षेत्रों में प्रगति की, वो था यंत्रों में प्रगति। यंत्र मतलब अलग अलग तरह के मशीन्स, अलग अलग तरह के डिवाइसेस भी तैयार करने लोगों ने शुरू कर दिए थे। इस क्षेत्र में भी लोग काफी प्रगति कर रहे थे। अब वो क्या प्रगति थी, आइए देखते हैं। जहाज बनाने का उद्योग फल फूल रहा था। क्योंकि हमारे जो भारतीय व्यापारी थे वो दूर देशों तक की यात्रा करके अपना व्यापार फैलाते थे, इसीलिए जहाज बनाने का जो काम था या उद्योग था वो भी काफी विकास कर रहा था, काफी फल फूल रहा था। युद्ध में काम आने वाली तरह तरह की मशीनें भी बनाई जाती थी। यहाँ पर दो देशों के बीच में जब युद्ध होता था तो अलग अलग तरह की मशीनों का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह की मशीनें भी बनाने का जो उद्योग था हमारे भारत में, वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। और इसके साथ ये भी हम कह सकते हैं कि भारत किसी देश से पीछे नहीं था। यहाँ पर भारत जिस तरीके से प्रगति कर रहा था उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भारत जो है वो किसी भी देश से ज्ञान या किसी भी मामले में पीछे नहीं है। तो वो कौन कौन से बिंदु थे जिसको देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि भारत किसी भी देश से पीछे नहीं था? वो बिंदु हैं औजारों के निर्माण व प्रयोग में। भारत में तरह तरह के औजार बनाए जा रहे थे, उनका प्रयोग भी सिखाया जा रहा था। तो इस तरह से औजारों के क्षेत्र में भी भारत ने अच्छी खासी प्रगति कर ली थी। रसायन शास्त्र एवं धातु शास्त्र संबंधी ज्ञान में यहाँ के लोगों को रसायनों के बारे में और साथ में अलग अलग तरह के धातुओं के बारे में, मेटल्स के बारे में भी अच्छा खासा ज्ञान था। तो इस क्षेत्र में भी भारत लगातार प्रगति कर रहा था। इसी कारण सदियों तक कई विदेशी मंडियां भारत के वश में थी। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में उत्पादित जो भी चीज़ें थी वो विदेशी लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाती थी, और यही कारण था कि वर्षों वर्ष तक जो विदेशी मंडियां थी, जो फॉरेन मार्केट्स थे, उनमें भारत का ही वर्चस्व था। भारत ने उसे पूरी तरह से अपने वश में, अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर खगोल शास्त्र के बारे में और यंत्रों के बारे में भारत किस तरह से प्रगति कर रहा था, इसकी जानकारी हम इन बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आशा है बच्चों, पाठ 4 युगों का दौर से संबंधित आज का जो शीर्षक था भारत का विदेशी व्यापार, इसका भावार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अन्य शीर्षकों का भावार्थ भी हम जल्दी ही देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।